बात समझिएगा, ये अभी हम लोगों के पास में जो फ़ोन है वो A04 है फ़ोन, ठीक है। मतलब ये जो सैमसंग का फ़ोन है, मतलब ये जो मतलब यूपी गवर्नमेंट का बांटा हुआ फ़ोन है, ये फ़ोन। इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम है, मतलब जिस डीलर ने दिया हुआ है, जिस दुकानदार ने दिया हुआ है, उसका कहना ये है कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस चीज़ की प्रॉब्लम है? इंसर्ट सिम की। उसके कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम है। अब इस कंडीशन में जो हमारे पास फ़ोन है, इस फ़ोन में अगर हम ऊपर देखेंगे तो जहाँ पर हमारा नेटवर्क बन के आता है, क्या बन के आता है? वहाँ पे क्रॉस का साइन बना हुआ है। कैसा साइन बना हुआ है? क्रॉस का साइन बना हुआ है। अभी ये चीज़ क्लियर अभी हम आपको इसमें स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं कि कैसा साइन बन के आता है और हमको फ़ोन के अंदर क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है। ठीक? अभी देखिए यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है? 14% लिख के आ रहा है, जहाँ पे बैटरी का साइन बना हुआ है। उसके के बगल में यहाँ पर देखिए क्रॉस का साइन बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा सैमसंग का फ़ोन होता है, अगर उसमें सिम लगा हो या ना लगा हो, उसमें नेटवर्क का एंटीना बन के आता है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? क्रॉस का साइन बना हुआ है। तो अगर आज की डेट में चाहे सैमसंग हो या ओप्पो हो या वीवो हो, कोई भी फ़ोन है, अगर आपके पास में नेटवर्क प्रॉब्लम के लिए आ रहा है, तो आपको फ़ोन के अंदर सबसे पहले क्या-क्या चीज़ें चेक करनी है? अगर फ़ोन आपके पास में आया है रिपेयर होने के लिए और कस्टमर तो सिर्फ़ आपको ये बताएगा कि फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहा है, लेकिन आपको चेक क्या-क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले आपको एक तो सिम चेक कर लेना है कि सिम इंसर्ट मतलब ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो आज के टाइम पे जो भी हम लोगों के पास फ़ोन बनने आते हैं 90% केस में इंसर्ट सिम की प्रॉब्लम नहीं होती है, कि मतलब सिम की पिनें डैमेज नहीं होती हैं। 10-5% केस में ऐसा होता है कि सिम की पिन डैमेज हो, बाकी 90% केस में सिम की पिन डैमेज नहीं होती है। सबसे पहले जो हमको चेक करना होगा वो ये चेक करना होगा कि इस सेट के अंदर IMEI शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या चेक करना होगा? IMEI शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक सेट के अंदर IMEI नहीं होगा, हमारे फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आएगा। क्या आ जाएंगे? ठीक। तो अब हमारे फ़ोन के अंदर IMEI चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस पर कोड डालेंगे। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर कोड प्रेस किया, तो यहाँ पर ये देखिएगा कि ये हमको जो शो हो रहा है, सिर्फ हमको यहाँ पर MEID एंड सीरियल नंबर सिर्फ शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? IMEI नंबर शो हो रहा है क्या? नहीं शो हो रहा है। ठीक। अगर आप अपने फ़ोन में चेक करेंगे, चाहे कोई भी फ़ोन हो, चाहे MI, ओप्पो, वीवो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये यूनिवर्सल कोड होता है, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी फ़ोन आते हैं, उसमें IMEI चेक करने के लिए जो कोड होता है, *#06#, ये सबका कॉमन होता है। मतलब ऐसा नहीं कि MI के लिए अलग और ओप्पो के लिए अलग और वीवो के लिए अलग हो। तो इस फ़ोन के अंदर भी जब हम लोग ने इसका IMEI नंबर चेक किया, तो IMEI नंबर जो है हम लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई दिया? ठीक। IMEI नंबर यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, आज के टाइम पे हमारे फ़ोन के अंदर अगर IMEI नंबर नहीं शो हो रहा है, अगर हम पहले की बात करें कि आज से 10-5 साल पहले जब हम लोग रिपेयरिंग करते थे, तो उस टाइम पर क्या होता था कि IMEI नंबर जब शो नहीं होता था, तो हम लोग ये बोलते थे कि फ़ोन का IMEI करेक्ट हो गया है और इसको सॉफ्टवेयर से रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? सॉफ्टवेयर से। लेकिन आज के टाइम में फ़ोनों में ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की वजह से नहीं आ रही। अगर आप 5 साल पहले काम करते होते तो आपको सॉफ्टवेयर लेवल पे जाना पड़ता। आज के टाइम पे 90% केस में ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से आ रही है। कैसे? पहला स्टेप तो क्या हुआ कि हमने क्या चेक किया? IMEI चेक किया। सेकेंड स्टेप में क्या चेक करेंगे हम लोग? फ़ोन का बेसबैंड चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? बेसबैंड चेक करेंगे। बेसबैंड चेक करने के लिए फ़ोन के अंदर सेटिंग खोल लेंगे। क्या खोल लेंगे? सेटिंग के अंदर हम लोग खोलेंगे उसका सॉफ्टवेयर वर्जन। क्या खोलेंगे? सॉफ्टवेयर वर्जन खोलने के में जब हम खोलेंगे इसका, तो यहाँ पर एक चीज़ हमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसबैंड। क्या बोलते हैं? बेसबैंड। बेसबैंड। यहाँ पर देखिए बेसबैंड वर्जन क्या शो हो रहा है? अननोन शो हो रहा है। तो जब तक हमारे फ़ोन के अंदर बेसबैंड वर्जन शो नहीं होगा, जब तक हमारे फ़ोन के अंदर बेसबैंड वर्जन शो नहीं होगा, तब तक हमारे फ़ोन के अंदर IMEI शो नहीं होगा। अगर हम इस फ़ोन को रिपेयर करते हैं
और रिपेयर करने में हमने फ़ोन में कोई भी आईसी नेटवर्क रिलेटेड या जो भी अगर हमारी प्रॉब्लम है या कोई वोल्टेज लेवल की प्रॉब्लम है, जैसे ही हम उसको सही करेंगे, रिपेयर करेंगे, तो हमारे फ़ोन के अंदर बेस बैंड शो हो जाएगा। और जैसे ही बेस बैंड शो होगा, आईएमआई ऑटोमेटिकली आपको शो होने लगेगा। आईएमआई के लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा 99% केस में आपके साथ में होगा। तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन का, अगर यहाँ पे बेस बैंड वर्जन शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर बेस बैंड वर्जन अननोन आ रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपके फ़ोन के अंदर आईएमआई नहीं आएगी, आईएमआई शो नहीं होगा। अब चाहे फ़ोन के अंदर आप सेटिंग के अंदर अबाउट में आईएमआई चेक करें या फ़ोन के अंदर आप कोड डाल के आईएमआई चेक करें, आपको आईएमआई नंबर शो नहीं होगा। बात समझ में? तो नेटवर्क प्रॉब्लम में आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करना है? आईएमआई शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगर आईएमआई शो नहीं हो रहा है तो बेस बैंड चेक करना है कि बेस बैंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले ये दो चीजें चेक करनी है, उसके बाद ही कोई काम करना। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं है? अब क्या करना होगा कि अब इसके अंदर आईएमआई और हमारा जो शो नहीं हो रहा है, बेस बैंड शो नहीं हो रहा है, तो अब हम इस फोन को, मदरबोर्ड को हार्डवेयर लेवल पे देखना पड़ेगा। हार्डवेयर लेवल का मतलब ये है कि इसमें जो भी हमारी आईसी लगी हुई है, हमें उस आईसी को देखना पड़ेगा कि उस आईसी को वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं, या आईसी को अगर वोल्टेज मिल रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि आईसी हमारी कोई खराब हो गई है जिसकी वजह से उसका बेस बैंड शो नहीं हो रहा है। ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम पे भी आप देख सकते हैं, ठीक, कि कौन सी आईसी लगी हुई है और कौन सी आईसी पे कि आपको वोल्टेज चेक करने हैं। ठीक है। तो अभी तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, आईएमआई नंबर और बेस बैंड चेक कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमारे पास इसका सर्किट डायग्राम अवेलेबल है तो हम इसका सर्किट डायग्राम खोल के देखेंगे। ठीक। मॉडल नंबर जो है हमारा A042F है। कौन सा मॉडल है? A042F है, तो मतलब A042। ठीक। तो अब वो हमने, हमारे पास चूंकि बोर्नियो है, तो बोर्नियो में जब हम गए तो यहाँ पर बोर्नियो के अंदर ये मॉडल नंबर है A042 कि नहीं है? बोर्नियो के अंदर जब हम लोगों ने A042 देखा तो बोर्नियो में A042 के अंदर इसका बिटमैप इमेज है। ठीक। बोर्नियो के अंदर इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन है। ठीक। बोर्नियो के अंदर इसका सिमेटिक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, सिमेटिक लेआउट सब कुछ है, मतलब ए से लेकर सारी चीजें जेड तक सारी चीजें हैं। ठीक। अब जैसे मान के चलिए कि आपने बोर्नियो खोला, तो ये बोर्नियो के अंदर इसका ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है कि जिसके अंदर ये नेटवर्क प्रॉब्लम से रिलेटेड जो मेन लाइनें हैं वो उसके बारे में बता रहा है कि जो चीजें आपको चेक करनी है। दूसरी चीज अगर हम देखें, यहाँ पर ये इसका लेआउट है जिसके अंदर कंपोनेंट के नाम और आईसीओ के नंबर सारी चीजें आपको शो होती हैं। दूसरी चीज आप देखिए तो यहाँ पर ये इसका पूरा सर्किट डायग्राम बोर्नियो के अंदर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम का पेज है। तो नेटवर्क सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर RX एंटीना और मेन एंटीना लिखा हुआ है। इसके साथ में यहाँ पर देखिए MT6177M। तो यहाँ पर जो नेटवर्क से रिलेटेड हमारी आईसी है, यानी जो मेन आईसी है, ट्रांस रिसीवर जिसको हम लोग बोलते हैं, इस सेट के अंदर कौन सी लगी हुई है? MT6177M। ठीक। अदर फोनों में हमें क्या मिलती है? WTR या SDR? क्या मिलेगी? इस फोन के अंदर क्या लगी है? MT6177M। क्या लगी हुई है? MT6177M। ठीक। 6177M लगी हुई है। ठीक। तो ये ब्लॉक डायग्राम में हमको एक मोटा मोटा ये पता चल गया कि ये हमारा सीपीयू है, ये हमारी नेटवर्क है, ये पावर आईसी है। ठीक। अभी हम इसको ब्लॉक डायग्राम का भी हमारा इससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है, इसको बंद कर लेते हैं। अब हम आते हैं अपने लेआउट में, और ये हमारा सर्किट डायग्राम। अब अगर हम इस लेआउट की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा मदरबोर्ड है। ठीक है। इस मदरबोर्ड में दो पार्ट होंगे। एक पार्ट तो ये है जहां पर ये आपकी सिम ट्रे वगैरह लगी है, और ये दो आईसियां आपकी लगी हुई है, एक सीपीयू और एक एमएमसी। यहाँ पर नेटवर्क सेक्शन है क्या इस साइड? नहीं है। अगर इधर साइड में आ जाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? L। यहाँ पर क्या लिखा है? L। यहाँ पर भी L। इसका मतलब ये सारी क्या है? कॉइलें हैं। तो ये हमारी पावर आईसी होगी।
नेटवर्क सेक्शन का मतलब ये जो इतना सा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारा क्या होगा, नेटवर्क सेक्शन होगा। ठीक, अब नेटवर्क सेक्शन के अंदर हमारी एक आईसी ये दिखाई पड़ रही, एक ये दिखाई पड़ रही। एक आईसी हमको दिखाई पड़ रही क्या, और एक आईसी। ठीक, अब सर्किट डायग्राम में आ जाते हैं। सर्किट डायग्राम में अगर हम U3001 सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, तो नंबर क्या लिख के आया, 6177M 6177M। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली आईसी हमारी कौन सी है, नेटवर्क आईसी है। ठीक, अब अगर इस आईसी की हम बात करें तो इस आईसी के अंदर यहाँ पर ये जितनी पिने हैं ये सब ग्राउंड से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है। उसके बाद में जो हमारी ये आईसी है यहाँ पर PRX है और यहाँ पर DRX है। ठीक, प्राइमरी रिसीविंग सेक्शन है। ठीक है, अभी उसके बाद में ये इसका IQ लाइन है, IQ लाइन, ये IQ लाइन है। अभी यहाँ पर जो हमको सबसे पहले देखना है इसको वोल्टेज लेवल पे, क्या देखना है कि इसकी किस किस पिन को वोल्टेज मिलता है। तो अगर हम इस आईसी की बात करें तो इस आईसी को काम करने के लिए जो वोल्टेज मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, एक वोल्टेज ये है, एक ये है, एक ये है। कितने वोल्टेज हो गए, 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज यानी 5 पॉइंट हैं जहां पर वोल्टेज आएंगे। यहां पर देखिए क्या लिखा है, पावर। इस आईसी के अंदर का जो पावर सेक्शन है वो ये है। ठीक, अब पावर सेक्शन जब ये है, इसको पावर वाली जो लाइनें हैं वो सारी यहाँ पर एक जगह पर दिखाई देंगी। तो इस आईसी को काम करने के लिए VRF18, क्या लिखा हुआ है, VRF18 का मतलब ये है 1.8 है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखा है, VRF12 1.2, VRF 1.8 मतलब 18 का मतलब 1.8, VRF 112 1.2, VRF 18 1.8। तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर आएंगे इस आईसी में, और इस आईसी में जो वोल्टेज आएंगे ये इन कैपेसिटर्स के ऊपर हमें चेक करने पर मिलेंगे। यानी ये जो ये कैपेसिटर हैं, ये कैपेसिटर जो हैं अगर हम इनके ऊपर वोल्टेज चेक करना चाहें वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं, डायोड रीडिंग लेना चाहें तो डायोड रीडिंग भी ले सकते हैं। इस आईसी के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है, 101। तो इस आईसी को जो काम करने के लिए क्लॉक सिग्नल मिलेगा वो इस पिन पे मिलेगा, L2 है। ठीक, यहाँ पर साथ में लिख दिया PMIC, क्या लिखा है, इसका मतलब इस पे जो क्लॉक सिग्नल आ रहा है, जो RFIC को क्लॉक सिग्नल आ रहा है वो हमारी पावर आईसी से आ रहा होगा। किससे आ रहा होगा, पावर आईसी से। ठीक, इसके साथ में यहाँ पर देखिए एक लिखा है VIO, क्या लिखा है, VIO का मतलब ये होता है कि जैसे पावर आईसी से जो वोल्टेज निकलता है वो VIO वोल्टेज होता है। तो इसको जो वोल्टेज मिल रहा है VIO वोल्टेज, इस पे जो L1 बॉल है इसकी, इसको जो वोल्टेज मिलेगा वो लिखा हुआ है VIO 18, क्या लिखा है, 1.8 वोल्ट। तो RFIC को जो काम करने के लिए जो इसका VIO वोल्टेज है वो भी कितना है, 1.8। यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, सीरियल क्लॉक इनेबल 1, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सीरियल क्लॉक इनेबल 1 लिखा हुआ है। अगर आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये सीरियल क्लॉक इनेबल 1 आपका ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको ये दिख रहा है MT6357, क्या नाम मिला, 6357 पावर आईसी से कनेक्टेड दिखा रहा है आपको कि नहीं दिखा रहा है। ठीक, तो अभी हमें सबसे पहले इस आईसी को मदरबोर्ड पे खोल के देखना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड है, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। ठीक, यहाँ पर क्या लगी है, सिम ट्रे लगी है। तो सिम ट्रे के ठीक नीचे हमारी क्या लगी थी, CPU और MMC वगैरह लगी हुई थी। उसके बैक साइड में हम लोग देख रहे थे तो नेटवर्क सेक्शन ये है। तो ये जो ये इतना हिस्सा है ये आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क सेक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो इस पे पहले भी काम हो चुका होगा क्योंकि किसी ने इसकी सील वगैरह हटाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी आईसी लगी हुई है वो आईसी जो है हमारी, उसका नंबर क्या दिख रहा है? 6177 दिख रहा है। साथ में क्या लिखा हुआ है? MV लिखा हुआ है। इस आईसी का गाइड मार्क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब क्या होगा कि इस आईसी को जो काम करने के लिए वोल्टेज आएंगे, तो वोल्टेज किस किस पिनों पे आएंगे? हम लोगों ने एक चीज देखा, VIO 18। क्या देखा? VIO 18 का मतलब 1.8 वोल्ट। तो ये जितनी भी वोल्टेज वाली लाइन होंगी, इस लाइन की अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं तो एक बार आप उसकी डायोड रीडिंग भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कि ऐसा तो नहीं कि वो लाइन हमारी शॉर्ट हो। अगर क्योंकि वो लाइन हमारी शॉर्ट होगी तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो इन लाइनों की डायोड रीडिंग भी ओके होनी चाहिए। ठीक, तो अब अगर आपको डायोड रीडिंग लेनी है, ठीक है, तो डायोड रीडिंग लेने के लिए ये आईसी दिख रही है, ठीक, इस आईसी की एक ये लाइन है L1 वाली, ठीक, इस लाइन के अगर हम यहाँ पर देखें C3003, क्या देखें? C3003। तो C3003 जो है हमारा वो कहाँ पर है? ये आईसी का ये गाइड मार्क है। इस कॉर्नर के ऊपर यहाँ पर आएगा आपका C3003। ये आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, उसके बाद हमको क्या देखना है? 3008, 3007, 3004, 5, 6, 7, 8 लाइन से सारे देखने हैं कि नहीं देखने हैं? तो ये जो हमारा 3004 है ये कहाँ पर लगा हुआ है? 3008 के बगल में ये रेजिस्टेंस है, उसके बगल में ये कैपेसिटर है। फिर ये 3005 लगा हुआ है, ठीक, 3007 ये लगा हुआ है, 3000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके अगल बगल जो ऊपर साइड में सारे कैपेसिटर हैं ये सारे हमारे क्या हैं? पावर वाले हैं। तो इन कैपेसिटर की हम अगर डायोड रीडिंग लेना चाहें तो इसकी डायोड रीडिंग भी ले सकते हैं कि इनकी डायोड रीडिंग क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हमको कैपेसिटर दिख रहा है, ये कैपेसिटर कौन सा है? 3003 है, ठीक। तो इसकी अगर हम डायोड रीडिंग लेना चाहें तो ये डायोड रीडिंग, ये पॉइंट्स पे आया, डायोड रीडिंग आ रही, इसका मतलब ये सही है डायोड रीडिंग, ठीक। उसके बाद में ये गैप है, गैप के बाद में फिर रेजिस्टेंस है और फिर रेजिस्टेंस के बाद में कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर की भी डायोड रीडिंग ले लें, ठीक। इस कैपेसिटर के बाद में हमें कौन सा देखना होगा? अगला कैपेसिटर 3005 हो गया, ठीक। अगर अभी आपने यहाँ पर जैसे ये 3002 है, कौन सा है? अभी ये C3002 जो आप देख रहे हैं, देखिए ये जो C3002 है आपको यहाँ पर, इस पे क्या लिखा हूँ? VRF 12 PMU लिखा है। क्या लिखा है? VRF 12 PMU लिखा है। VRF 12 PMU का मतलब ये है कि ये जो ये हमारे वोल्टेज है 1.2 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, इस पर आ रहे हैं, इस कैपेसिटर पर आ रहे हैं, और कैपेसिटर पे आने के बाद ये जो ये वोल्टेज है 1.2 वोल्ट वो दो जगह बढ़ गए। क्या बढ़ गए? दो लाइनों पे जा रहे हैं। दो लाइनों का मतलब ये है कि एक वोल्टेज यहाँ पर ये निकल के जा रहा है, तो ये किसके थ्रू जा रहा है? ये इंटरनल शॉर्ट पैड होता है, मतलब यहाँ से दो तार, एक तार इधर चला गया और एक वायर इधर चला गया, तो यहाँ पर इन दोनों के नाम चेंज हो गए लेकिन वोल्टेज दोनों के क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड होने से पहले जिस कैपेसिटर पर आ रहे हैं वो कैपेसिटर ये है जो कि बड़ा वाला ये लगा हुआ है। अगर आप इसका साइज देखोगे तो यहाँ पर इस कैपेसिटर का साइज लिखा है 0402। क्या लिखा है? तो यहाँ पर ये आपको कैपेसिटर C3002 बड़े साइज का दिखाई पड़ रहा है।
अगर आप इसके बगल वाला कैपेसिटर देखो, कौन सा 3005, कौन सा कैपेसिटर, तो 3005 अगर देखोगे तो यहां पर इसका साइज क्या लिखा है 0201। ये कैपेसिटर का साइज क्या है, छोटा है, तो देखने में भी हमको छोटा दिख रहा है और कंपनी ने जो मेंशन किया है वो ये मेंशन किया है। तो ये जो ये कैपेसिटर है, अगर हम इसकी बात करें तो इस कैपेसिटर का साइज 0402 है और इस कैपेसिटर का साइज 0201। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रिपेयरिंग कर रहे हैं और अगर आपने अभी सर्किट डायग्राम भी नहीं खोला हुआ, क्या नहीं खोला हुआ, तो अगर आपको आसपास के जो भी कैपेसिटर वगैरह इसके इस तरह से दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन कैपेसिटर्स के ऊपर डायोड रीडिंग आपको ऐसे एक अंदाजे से ले लेनी है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि इसमें से कोई लाइन आपकी शॉर्ट वगैरह तो नहीं है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है। बाकी आपको एग्जैक्ट मालूम है कि एग्जैक्ट मालूम होने का मतलब ये है कि आपको मालूम है कि आपको 3004, 3005, 6, 7 और 3008 कैपेसिटर पे चेक करना है। तो जो आपका C3004 है वो ये है, 5 ये है, 6 कहीं पे दिख रहा है, ये 3006 ये है आपका, ठीक, और 3007 ये है और 3008 ये है, ठीक। तो 2 कैपेसिटर ये हो गए, ठीक। ये आपका क्या हो, 6 और 8 हो गया, 7 ये हो गया, और 3001 कहाँ पर, 3004 कहाँ पर है आपका, ये। तो 2 कैपेसिटर ये हो गए, 2 कैपेसिटर ये हो गए और 1 कैपेसिटर ये हो गया। बाकी आप चाहें तो इस बड़े वाले कैपेसिटर पे भी चेक कर सकते हैं। ये जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, वोल्टेज सबसे पहले इस पे आएगा, इस पे आएगा, बड़े वाले कैपेसिटर पे वोल्टेज आएगा, और यहाँ पे जब वोल्टेज आएगा तो इसके बाद वोल्टेज 2 पार्ट में बढ़ जा रहा है, और बढ़ने के बाद में जो वोल्टेज इस कैपेसिटर पे आएगा वो आगे इन 2 पे चला जाएगा, या इस पे जो वोल्टेज आएगा वो इन 2 में चला जाएगा। कुछ इसी टाइप से होगा कि नहीं होगा, ठीक। तो अब हम लोग को अगर इसकी डायोड रीडिंग लेनी है तो सबसे पहले हम लोग किसकी ले लें, 3004 की ले लें। तो 3004 आपका ये वाला कैपेसिटर कौन सा हुआ, ये रेजिस्टेंस के ठीक बगल में, ठीक। तो रेजिस्टेंस के जो ठीक बगल में कैपेसिटर है, इसकी डायोड रीडिंग हम लेंगे। तो इसकी डायोड रीडिंग सही है। 3004 के बाद में 3005 कैपेसिटर ठीक इसके बगल में है, ठीक। इस पे डायोड रीडिंग ले लें, और अगर चाहें तो ये बड़े वाले कैपेसिटर पे भी ले सकते हैं, क्योंकि इस पे तो डायोड रीडिंग सही आ ही रही होगी, क्योंकि जब इस पे सही आ रही होगी तभी आगे सही आएगी, ठीक। फिर उसके बाद में यहाँ पर 3007 है, इन 2 बड़े वाले कैपेसिटर के बीच में। आ रही सही रीडिंग, ठीक। उसके बाद में ये नीचे 2 कैपेसिटर है ठीक इसके बगल में, वो कैपेसिटर आपके ये हो गए। तो एक सिरा क्योंकि ग्राउंड से जुड़ा होता है तो दूसरे सिरे पे डायोड रीडिंग आएगी और एक सिरा भी देगा। तो यहाँ पर डायोड रीडिंग सारी ओके है। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि इन पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अब डिपेंड ये करता है कि हमको, जैसे आप फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग कर रहे होंगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब आप सेट ऑन करेंगे तो ऑन करने पर किस किस पॉइंट पर वोल्टेज आना चाहिए। अगर आपने विदाउट सिम चेक किया वोल्टेज, तो क्या जब तक सिम लगेगा तब वोल्टेज आना चाहिए या बिना सिम लगाए वोल्टेज आएगा, क्या चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले अभी हम जो है आपको दिखाने के लिए जो वोल्टेज चेक करेंगे वो विदाउट सिम चेक करेंगे कि विदाउट सिम किस किस पॉइंट पे वोल्टेज आ रहे हैं और कितने वोल्टेज आ रहे हैं। बात समझ में आई। और फिर हम लोग सिम लगा के चेक करेंगे। बात समझ में आई, ठीक। तो अभी हम लोग ने मल्टीमीटर को किस रेंज पे लगा लिया, डीसी रेंज पे लगा लिया। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करें, 3004 से करें। तो 3004 से करने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस के ठीक बगल में ये जो 2 कैपेसिटर है इनके ऊपर वोल्टेज चेक कर ले। सबसे पहले हम लोग ने मल्टीमीटर की प्रोब कहाँ पर लगाई है,
अब 3004 पे देखो कितना वोल्टेज आ रहा है। अब सी 3005 पे हमें को चेक करना है। 3005 पे कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.2 वोल्ट। तो बड़े वाले कैपेसिटर पे सी 3002 पे कितना वोल्टेज? 1.2 वोल्ट आ रहा। उसके बाद में ये जो बड़ा वाला एक और कैपेसिटर लगा हुआ है 3001, कौन सा कैपेसिटर? 3001। इस पर कितना वोल्टेज? 1.8। उसके बीच में क्या लगा है कैपेसिटर? 3007। इस पे कितना वोल्टेज? 1.2 वोल्टेज। ठीक। अब उसके बाद नीचे वाले दो कैपेसिटर बचे हैं। क्या बचे हैं? 3006 और 3008। तो ये 3006 पे एक बार हम लोग लगाते हैं और एक बार 3000। तो हम लोग किस पे चेक कर ले पहले? 3006 पर कितना वोल्टेज? अब 3008 पे चेक कर ले। उसके बगल वाला कैपेसिटर है। तो ये जितने भी कंपोनेंट थे सब पे वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो इसका मतलब इस आईसी को काम करने के लिए हमारे वोल्टेज मिल रहे हैं। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो इसको क्लॉक सिग्नल नहीं मिल रहा होगा, या इनेबल नहीं मिल रहा होगा, और या ये आईसी खराब हो सकती है। अब अगर आपको क्लॉक सिग्नल वगैरह चेक करना है तो आपके पास में डीएसओ होना चाहिए। बाकी ये मान के चलिए कि अगर आपके पास में 100 सेट बनने आते हैं तो 100 में से आप ये मान के चलिए 50% केस में वोल्टेज रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या तो कोई वोल्टेज मिसिंग होगा, और 50% केस में ये आईसी खराब होती है। 5% केस में क्लॉक सिग्नल वाली लाइन या कोई लाइन ब्रेक वाली कंडीशन आपको मिलेगी कि क्लॉक लाइन ब्रेक हो गई हो या इनेबल की लाइन ब्रेक हो गई। बात समझ में? अब इस आईसी को हम लोग रिप्लेस करके पहले देख लेते हैं, ठीक है? कि रिप्लेस करने से अब बात ये आती है कि रिप्लेस आपको, अगर इस प्रॉब्लम में अगर आपके पास फोन आता है तो अगर फोन में WTR लगी है तो WTR चेंज करके देखना है। अगर फोन के अंदर SDR लगी है तो आपको SDR चेंज करना है। अगर MT6177 आईसी लगी हुई है तो आपको वो आईसी चेंज करके देखना है। दूसरी आईसी हम लोगों ने लगा ली, ठीक है? अभी दूसरी आईसी लगाने के बाद एक बार हम इस फोन को चेक करेंगे कि फोन के अंदर अभी बेस बैंड आया या नहीं आया। अगर बेस बैंड आ जाएगा तो आईएमआई भी आ जाएगी, और जब तक बेस बैंड नहीं आएगा, अगर हमारा बेस बैंड और आईएमआई आ जाता है तो ठीक है। अगर नहीं आता है तो क्या करना होगा? फिर हमको करना ये होगा कि अपनी आईसी को हटाने के बाद हर एक बॉल की डायोड रीडिंग लेनी होगी। क्या लेनी होगी? डायोड रीडिंग लेनी होगी हर एक बॉल की। अभी देखिए ये फोन बनने के बाद अभी जैसे ही चालू हुआ है, तो अभी इससे पहले जब हम नेटवर्क के ऊपर देख रहे थे तो वहां पे एक गोल सा क्रॉस बन के आ रहा था। अभी देखिए गोल सा क्रॉस बन के आ रहा है क्या? अब यहाँ पर नेटवर्क की डंडियां आपको दिखाई देने लगी है। ये देखो यहाँ पर अभी नेटवर्क की डंडी बन के आने लगी। हाँ, तो इसका मतलब क्या दिक्कत थी? आईसी की दिक्कत थी। मतलब अभी आप परसेंटेज आ रहा है, बाकी वाईफाई कनेक्ट है, अब ये नेटवर्क की डंडी बन के आ गई। ठीक, अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या देखना होगा? इस सेट का बेस बैंड आया या नहीं आया। ठीक है, तो बेस बैंड देखने के लिए कहाँ पर जाएंगे? अबाउट के अंदर देखिए अभी बेस बैंड आ चुका है।
ठीक, अभी हम आपको इस पे दिखा दे रहे हैं। ओके, दिखा रहे हो। अभी देखिए यहाँ पर बेसबैंड वर्जन आ गया, A042F XX करके लिख के आ रहा है। इससे पहले क्या लिख के आ रहा था? अननोन लिख के आ रहा था। इसका मतलब इस फोन का बेसबैंड आ गया। ठीक, अब बेसबैंड आने के बाद में अभी इस फोन के अंदर IMEI नहीं आ रही थी। ठीक है, अब IMEI भी चेक कर लें। आ गया है। तो जैसे ही बेस बैंड इसका अपने आप शो हो गया, तो बेस बैंड शो होने के बाद IMEI क्या अलग से रिपेयर करनी पड़ी? नहीं करनी पड़ी। इसका मतलब ये जो इसकी IC थी, ट्रांसरिसीवर IC थी, उसी की दिक्कत थी, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही थी। तो इसको चेंज करने से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो हमको क्या करना होता कि इस IC को हटाने के बाद में फिर हमें IC की जो पैड वैल्यू है, मतलब जहां पर IC लगी होती है उसके नीचे जो आपको बॉल्स दिखाई पड़ रही थी, फिर हमें उस कंडीशन में हर एक बॉल की रीडिंग देखनी पड़ती है कि ऐसा तो नहीं कि कोई बॉल हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है या कोई ट्रैक हमारा ब्रेक हो गया है कि जो CPU से लाइन आती या CPU में लाइन जाती है, मतलब उसको कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी हमारी प्रॉब्लम जो इतने से सॉल्व हो गई है, तो अभी हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कंडीशन में अब हमारे फोन में नेटवर्क आ जाएगा। तो पहले हमने क्या चेक किया? वोल्टेज चेक कर लिया। वोल्टेज लेवल पे हम लोगों ने क्या चेक कर लिया? डायोड रीडिंग चेक कर लिया। फिर हमने वोल्टेज चेक कर लिया, वोल्टेज प्रॉपर, मतलब IC को काम करने के लिए वोल्टेज मिल रहे थे। बाकी अगर आपके पास DSO वगैरह होगा तो आप क्लॉक सिग्नल वगैरह भी चेक कर पाएंगे। ठीक है ना। अब बाकी की आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम जो है उसके लिए आपने IC बदल के देख लिया। ठीक है।